ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड लू को देखते हैं जो यहाँ बार में होता है। मास्टर उसे बताता है कि वो 3 महीने बाद मर जाएगा और उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है और उसे अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसी लड़की को ढूंढना पड़ेगा जिसके ऊपर बटरफ्लाई वाला बर्थ मार्क हो। लू ने यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को हायर किया होता है पर किसी के ऊपर भी वो बर्थ मार्क नहीं होता। वो यहाँ से अपसेट होकर चला जाता है और फिर हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड शाओ को जो कि यहाँ गाँव में रहती है। उसने बहुत सारी मुर्गियाँ पाली होती है और वो सोच रही होती है कि इन सभी को बेचकर वो 1 लाख रुपए जमा करेगी अपनी मॉम के इलाज के लिए। फिर इतने में शाओ की एक मुर्गी भागने लगती है और वो उसे पकड़ने के लिए रोड पर आ जाती है। इतने में सामने से कार आ रही होती है जिसमें लू बैठा होता है और वो सामने शाओ को देखकर कार रोकने की कोशिश करता है। अभी उसकी कार एक पत्थर से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर शाओ जल्दी से लू को बचाने के लिए पहुंचती है और वो कार का डोर खोलकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है। लू को चक्कर आ रहे होते हैं और तभी वो शाओ के ऊपर वो बर्थ मार्क देख लेता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। फिर लू यहाँ शाओ के घर पे होता है और जैसे उसे होश आ रहा होता है तभी हम देखते हैं कि शाओ डॉक्टर से कॉल पर बात कर रही होती है और उन्हें मना रही होती है कि प्लीज डॉक्टर मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, फिर मैं सारे पैसे जमा कर लूंगी और अपनी मॉम की सर्जरी करवा लूंगी। तो डॉक्टर मान जाते हैं और शाओ बहुत ही खुश होती है। फिर वो यहाँ लू के पास आती है और उसे कहती है कि उसे ऐसे उठना नहीं चाहिए क्योंकि अभी उसे बहुत चोट लगी हुई है। लू तो यहाँ पर शाओ का वो बर्थ मार्क देख रहा होता है और वो मास्टर की बात याद कर रहा होता है कि जो बर्थ मार्क वाली लड़की होगी सिर्फ वही उसकी जान बचा सकती है और वही लड़की उसकी आखिरी उम्मीद है। फिर लू ये याद करते के साथ ही शाओ को फोर्सली किस करने लगता है। तभी वो उसे दूर करने की कोशिश करती है और कहती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। ते कहता है कि आखिर इतनी जिद्दी क्यों बन रही हो, तुम्हें मैं एक रात का 5 मिलियन दूंगा। तो शाओ कह देती है कि मुझे कोई चाहिए। तो शाओ रोते हुए कहती है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मेरे साथ ऐसा करने वाले हो तो मैं तुम्हारी जान बचाती ही नहीं, और वैसे मैं बस एक स्टूडेंट हूँ इसलिए प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तो फिर लो रुक जाता है और शाओ जल्दी से उसे दूर करते हुए उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा भी बंद कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि लू बाहर आने के बाद अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि 10 मिनट में मुझे यहाँ विलेज में पिक करने के लिए आओ और मुझे एक लड़की के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता करके दो। फिर हम देखते हैं कि शाओ जब यहाँ घर पे होती है तभी उसकी मॉम घर आ जाती है और कहने लगती है कि हॉस्पिटल का बिल इतना ज्यादा जा रहा है तो इससे अच्छा रहेगा कि मैं इलाज नहीं करवाती हूँ, आखिर हम इतने पैसे कहाँ से भर पाएंगे। तो शाओ कहती है कि मॉम ये सारी जो मुर्गियाँ हैं मैं इन्हें बेच दूंगी और आपकी सर्जरी के पैसे भर दूंगी। तो फिर इसकी मॉम कहती है कि नहीं, ये तुम्हारी स्टडी के लिए, तो इन पैसों को मेरे इलाज में लगाने की जरूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करो, यही मेरी सबसे बड़ी विश होगी। फिर इतने में दरवाजे पर कोई नॉक करता है और शाओ और उसकी मॉम दरवाजा खोलकर देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स की पूरी टीम आई होती है। डॉक्टर यहाँ पर शाओ को बताता है कि शहर के जो रिचेस्ट मैन मिस्टर लू है उन्होंने आपकी मॉम के लिए उनके पूरे इलाज का खर्चा उठाने का जिम्मा लिया है और उन्होंने हम बेस्ट डॉक्टर्स की टीम अरेंज की हुई है आपकी मॉम का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए। शाओ और उसकी मॉम ही सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। शाओ बहुत ही खुश होकर अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम अब आप ठीक हो जाओगी, और फिर वो डॉक्टर से कहती है कि मिस्टर लू कहाँ पर है। तो डॉक्टर कहता है कि ये तो हमें नहीं पता, बस हमें तो मिस्टर लू के ऑर्डर्स मिले हैं। फिर इतने में यहाँ पर जो आसपास के लोग होते हैं वो शाओ और उसकी मॉम के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि ये माँ बेटी जो कि अनाथ और विधवा है, आखिर इनके पास इतने पैसे कहाँ आ गए जो ये लोग मेडिकल फीस भर रहे हैं। लगता है इस औरत ने अपनी बेटी को कहीं बेच दी है तभी इनके पास इतना पैसा आ गया है। और फिर ये सभी मिलकर शाओ और उसकी मॉम को शेमलेस कहने लग जाते हैं, कैसे गंदे काम करने वाले लोग हैं। तभी शाओ की मॉम ये सुनकर शाओ से कहती है कि तुम इन लोग की बातों को इग्नोर करो और हमें मिस्टर लू को सिंसियरली थैंक यू कहना होगा, उन्होंने हमारी इतनी बड़ी मदद की है। और फिर शाओ की मॉम डॉक्टर से पूछने लग जाती है कि क्या आप हमें मिस्टर लू का कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उन्होंने हमारी इतनी बड़ी मदद की है इसलिए हम उन्हें दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी कार्स आके रुकती है और लू यहाँ पर खुद ही आया होता है और फिर डॉक्टर उसे मिस्टर लू कहकर बुलाने लग जाते हैं। तो शाओ को पता लग जाता है कि यही मिस्टर लू है। फिर वो कह देती है कि मिस्टर लू आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसी टाइप की लड़की नहीं हूँ। तो लू कहता है कि लगता है तुम्हारी मॉम की जान तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मॉम की सर्जरी अब नहीं करवाऊंगा। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है तो शाओ जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसे रोकती है और कहती है कि नहीं सॉरी मिस्टर लू, आप बस मेरी मॉम का इलाज करवा दो, बदले में आपको जो चाहिए मैं दे दूंगी। फिर लू के ऑर्डर्स पर डॉक्टर्स शाओ की मॉम को लेकर जा रहे होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। फिर लू शाओ से कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम का इलाज करवाने के लिए अरेंजमेंट वगैरह करवा दिया हूँ, तो अब तुम्हारी बारी है अपना प्रॉमिस पूरा करने की। तुम बस मुझे अपना फर्स्ट टाइम दे दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ।
तो शाओ कह देती है कि हम लोग इज्जतदार घर के लोग हैं, तो मैं अगर अपना फर्स्ट टाइम किसी को दूंगी तो वो अपने हस्बैंड को दूंगी। ये सुनने के साथ ही लू मान जाता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो हम लोग अभी चल के अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो आज रात ही हमारी वेडिंग सेरेमनी होगी। फिर शाओ तो ये सुनते के साथ ही शॉक होती है। इसके बाद वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर कार से घर जा रहे होते हैं और शाओ सोचती है कि मैंने सच में इस आदमी से शादी कर ली। फिर इसके बाद जैसे ये लोग घर आते हैं तो मेड्स इन लोग का वेलकम कर रहे होते हैं और शाओ को रूम की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तभी इतने में लू को मास्टर की कॉल आती है और वो लू को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं कि फाइनली उसे वो लड़की मिल गई जिससे उसकी जान बच जाएगी। मास्टर बताता है कि जैसे ही लू उस लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर लेगा तो उसकी जान बच जाएगी और उसका जहर खत्म हो जाएगा, पर जो वो लड़की रहेगी वो तुरंत ही मर जाएगी। तो फिर लू कह देता है कि उसके लिए कॉफिन का अरेंजमेंट कर दो। फिर यहाँ रूम में आने के बाद शाओ लू से कहने लग जाती है कि मिस्टर लू, क्या आप मुझे थोड़ा और टाइम दे सकते हैं? तो फिर लू गुस्सा होने लगता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? ये मैरिज सर्टिफिकेट ध्यान से देखो, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड बन चुका हूँ। और फिर वो उसे बेड पर पुश करता है, पर शाओ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो रही होती है, तो लू को गुस्सा आ जाती है और वो तुरंत ही डॉक्टर्स को कॉल करके कहने लग जाता है कि शाओ की मॉम का इलाज बंद करवा दो। तो फिर ये तुरंत ही से रोकती है कि नहीं, ऐसा मत करो। तो फिर लू भी कहता है कि फिर तुम भी मुझे बार बार एक ही चीज कहने पर मजबूर मत करो। तो फिर शाओ अपना कपड़ा उतारने लग जाती है और फिर लू से किस करने लगता है। शाओ कहती है कि ये मेरा पहली बार है, इसलिए मुझे बहुत डर लग रही है। फिर लू शाओ का ऐसा रोता हुआ मुंह देखकर कहता है कि अब मेरा मूड अपसेट हो गया है और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। फिर मेड यहाँ शाओ के लिए खाना लेकर आई होती है और उसे बताने लगती है कि इतनी ठंडी में मिस्टर लू स्टडी रूम में बैठे हुए। तो शाओ ये सुनकर लू के लिए अपसेट होती है और ब्लैंकेट देखते हुए सोचती है कि मुझे जाकर उसे ही दे देना चाहिए। फिर हम देखते हैं लू को उसे अचानक से वापस से अटैक आने लगता है और तभी इतने में शाओ यहाँ उसके लिए ब्लैंकेट लेकर पहुंच जाती है और उसे ऐसे बीमार होता हुआ देखकर उसकी केयर करने लगती है कि उसे क्या हो गया है। तो ये कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। शाओ नहीं मानती है तो फिर लू कहता है कि अब तुम खुद मेरे पास आई हो। फिर वो उसे लेकर यहाँ बेडरूम में आ जाता है और फिर उसे वो फोर्सली किस करने लग जाता है और तभी इतने में वो यहीं पर ही सो जाता है। तो शाओ ये देखकर काफी शॉक होती है। फिर अगली सुबह जब शाओ की नींद खुलती है तो उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि लू ने उनके लिए बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट करा हुआ है, तो इसलिए वो लू को थैंक्स करने के लिए वो शाओ को कहती है कि तुम मिस्टर लू को मेरी तरफ से अच्छे से थैंक्स कर देना। फिर शाओ भी लू के बारे में अच्छा सोचने लग जाती है कि वो बस बाहर से इतना बुरा बनता है लेकिन इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। फिर इतने में शाओ को बाहर से बहुत ज्यादा रोने की आवाज आने लगती है, तो ये सोचती है कि आखिर क्या हो गया है। फिर वो जैसे बाहर आती है तो देखती है कि कुछ लोग यहाँ पर लू का फोटो लेकर रो रहे होते हैं कि मिस्टर लू मर चुका है। तभी इतने में मेड यहाँ पर आकर इन सभी को बाहर भगाती है और फिर शाओ से कहने लगती है कि मैडम कहीं आप डर तो नहीं गई ना, एक्चुअली इन सारे लोगों को मिस्टर लू के भाई ने भेजा हुआ है। वो चाहते हैं कि मिस्टर लू जल्द से जल्द मर जाए ताकि उन्हें फैमिली प्रॉपर्टी मिल सके। तो शाओ पूछती है कि क्या कोई सगा भाई भी ऐसा हो सकता है। तो फिर मेड बताने लगती है कि मिस्टर लू जब पैदा हुए थे तभी से उनके खून में जहर था और ये था कि वो कभी ज्यादा जी नहीं पाएंगे और मिस्टर लू की बीमारी ठीक करने के लिए एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जिसके ऊपर बटरफ्लाई वाला बर्थ मार्क हो और फाइनली उन्हें आप मिल गई और आप मिस्टर लू की एंटीडोट हो। तो शाओ को समझ आता है कि उसने मुझसे इसलिए शादी की है क्योंकि मैं उसकी एंटीडोट हूँ, मेरी वजह से उसकी जान बच सकती है। फिर हाउसकीपर बहुत सारे गिफ्ट मंगवाती है और शाओ को बताती है कि ये मिस्टर लू की तरफ से आपके लिए ब्राइड प्राइस है। तो शाओ ये महंगी चीजें देखते हुए मना करती है कि मैं ये सब कैसे ले सकती हूँ। तो हाउसकीपर कहती है कि मास्टर ने ये सब आपके लिए स्पेशली प्रिपेयर करवाया है और क्योंकि उन्होंने आपके लिए वेडिंग सेरेमनी नहीं रखी तो ये सारे बदले में गिफ्ट दिए, वो आपको कोई भी कमी नहीं देना चाहते। तो शाओ सोचती है कि उसने मेरी मॉम का इलाज करवाने का भी अरेंजमेंट किया और मेरे लिए ये सारे गिफ्ट भी दिए, वो कितना अच्छा है, इसलिए बदले में मुझे भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर लू यहाँ टेंपल में होता है मास्टर के साथ और मास्टर उसे समझाते हैं कि अब तुम्हें जल्द से जल्द उस लड़की के साथ नाइट स्पेंड करना होगा, नहीं तो तुम्हारी कंडीशन और भी खराब होती जाएगी। तभी यहाँ असिस्टेंट लू से पूछने लगता है कि मिस्टर लू, उस मरने वाली लड़की के ऊपर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और उसको आपने इतने सारी ब्राइड प्राइज वाले गिफ्ट भी दिए, क्या ये सब सच में जरूरी है? तो लू अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देने लगता है कि तुम उस लड़की के लिए कॉफिन का अरेंजमेंट करो। तभी इतने में शाओ यहाँ टेंपल में मास्टर से मिलने आई होती है, तो लू जल्दी से यहाँ पर छुप जाता है और शाओ और मास्टर की सारी बातें सुन रहा होता है। शाओ मास्टर से पूछ रही होती है कि मास्टर, आप तो इतने ज्यादा पावरफुल हैं, तो आपके पास कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना मेरे हस्बैंड की जान बचाने का।
तो मास्टर कहते हैं कि तुम मिस्टर लू की जान क्यों बचाना चाहती हो, वो तो इतने ज्यादा अमीर है, उनके पास बिलियंस की प्रॉपर्टी है, अगर वो मर जाएंगे तो उनकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी। तो शॉ कहती है कि मास्टर मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरा हस्बैंड है और मैं चाहती हूँ कि आप उसकी जान बचा लो। तो फिर मास्टर कहते हैं कि यहाँ उसका सगा भाई भी चाहता है कि वो मर जाए और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्कुल लालच नहीं आ रही। शॉ कहती है कि मास्टर मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरा हस्बैंड है। तो फिर मास्टर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो उस लड़के की जान बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि तुम्हें उसके साथ नाइट स्पेंड करना होगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। शॉ ये जानने के बाद खुश होती है और कहती है कि मास्टर आपका बहुत थैंक यू, और वो यहाँ से चली जाती है। तभी लू से जाता हुआ देख रहा होता है और सोचता है कि इस दुनिया में कोई और भी है जो चाहता है कि मैं जिंदा रहूं। फिर रात में शॉ को क्लासमेट्स का मैसेज आता है कि उसे कल ग्रेजुएशन पार्टी के लिए जाना होगा और उसे साथ में एक डांस पार्टनर भी चाहिए होगा। तो शॉ सोचती है कि आखिर अब डांस पार्टनर का अरेंजमेंट मैं कहाँ से करूँ। फिर वो लू से पूछने लगती है कि क्या आज शाम आप फ्री रहोगे। तभी असिस्टेंट तुरंत ही बता देता है कि मिस्टर लू आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। तो फिर शॉ भी सोचती है कि हाँ ये तो बहुत ही बिजी रहता है तो मुझे इसे परेशान नहीं करना चाहिए। तभी लू कहने लगता है कि क्या तुम्हें कुछ काम है। तो शॉ मना करती है कि नहीं आप अपना इम्पोर्टेंट काम कर लो, और फिर वो अपना चली जाती है। तभी असिस्टेंट यहाँ पर लू को बताने लगता है कि शॉ ग्रेजुएशन पार्टी के लिए जाने वाली है और वहाँ पर उसे किसी डांस पार्टनर की भी जरूरत है। लू ये सुनते के साथ ही असिस्टेंट से कह देता है कि मीटिंग कैंसिल करो, मैं पार्टी में जाऊंगा। और वो सोच रहा होता है कि शॉ मरने वाली है तो मुझे उसकी सारी विशेष पूरी करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि शॉ जब यहाँ पार्टी के लिए पहुंचती है तो उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं कि आखिर उसने कैसे गरीबों वाले कपड़े पहन कर आई है। ये सभी यहाँ पर शॉ से कहने लगते हैं कि कम से कम पार्टी के लिए तो अच्छे कपड़े पहन लेती, अब तुम्हारे ऐसे कपड़े देखकर हम लोग तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जाना चाहते, इसलिए तुम बाहर ही रहो। और फिर ये लोग शॉ को यहाँ धक्का देकर अपना पार्टी में चले जाते हैं और फिर शॉ यहाँ रोते हुए पड़ी हुई होती है। इतने में हम देखते हैं कि लू यहाँ पर अपनी कार से बाहर आता है और वो इसे कहता है कि क्या तुम इतनी स्टूपिड हो, जो लोग तुम्हें बुली करके चले गए और तुम्हें ये तक नहीं पता है कि तुम्हें फाइट करना चाहिए और तुम रो रही हो। फिर वो तुरंत ही शॉ को उठा लेता है और यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ को बुलाता है। शॉ पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो। तो लू कह देता है कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और बुली नहीं कर सकता, और फिर वो उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसका अच्छे से मेकओवर करवाता है। शॉ तो बहुत ही अच्छी लग रही होती है और यहाँ पार्टी में पहुँचती है तो सभी लोग उसे देखकर बातें करने लग जाते हैं कि आखिर हमारे कॉलेज की कौन सी ब्यूटीफुल लड़की है, और फिर लोग पहचान जाते हैं कि ये तो शॉ है। फिर इस कॉलेज के सारे हैंडसम लड़के शॉ को डांस के लिए पूछने लग जाते हैं कि क्या वो उनके साथ डांस करना चाहेगी। फिर यहाँ पर शॉ की क्लासमेट को उसे बहुत ही जेलसी हो रही होती है कि आखिर इस विलेज गर्ल को इतना अटेंशन क्यों मिल रहा है। और फिर शॉ के पास इतने सारे लड़कों को देखकर लू को बहुत ही जेलसी फील हो रही होती है। इतने में वो शॉ से जेलस होने वाली क्लासमेट यहाँ पर आ जाती है और लू से कहने लगती है कि मिस्टर लू क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे। तो फिर लू देख रहा होता है कि कैसे शॉ दूसरे के साथ डांस कर रही है तो ये से हाँ बोल देता है और इस लड़की के साथ डांस करने लगता है। पर लू की नजर तो सिर्फ शॉ पर होती है। शॉ जिस लड़के के साथ डांस कर रही होती है वो उसे गलत तरीके से टच करने लगता है तो शॉ को भी अजीब फील हो रहा होता है, वो उसे मना नहीं कर पा रही होती है। तभी इतने में लू को बहुत गुस्सा आती है और वो डांस करते हुए अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लेता है और जल्दी से शॉ के साथ डांस करने लगता है और फिर उसे कहता है कि तुम्हें दूसरों के साथ डांस करके बड़ी खुशी मिल रही थी। तो शॉ कहती है कि मैं पहले तुम्हें इनवाइट करना चाहती थी पर फिर मुझे लगा कि तुम बिजी होंगे। तभी इतने में लू के मुंह से खून आने लगता है और वो यहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर मास्टर यहाँ पर लू को बताने लगता है कि उसका जहरा बहुत बढ़ता जा रहा है तो उसे जल्द से जल्द शॉ के साथ नाइट स्पेंड करना होगा, नहीं तो उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। तो फिर लू पूछता है कि मास्टर अब मेरे पास कितना टाइम बचा है। तो मास्टर बता देता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 3 दिन का टाइम बचा है। तभी मेड मास्टर की ये बातें सुनकर शॉ को तुरंत ही बताने के लिए चली जाती है पर फिर मास्टर यहाँ पर लू को समझाने लग जाता है कि उसके और शॉ दोनों में से सिर्फ एक ही की जान बच सकती है तो इसलिए उसे इस वक्त पर ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। मास्टर लू से कहता है कि तुम्हारी जान ज्यादा कीमती है, तुम इतने बिलियंस के मालिक हो और वो लड़की तो बस एक गरीब स्टूडेंट है। दूसरी तरफ मेड इस बारे में जल्दी से शॉ को बता देती है कि मिस्टर लू के पास सिर्फ 3 दिन का टाइम बचा है और तुम तो कपल हो ना तो प्लीज उनकी जान बचा लो। शॉ ये सुनते के साथ ही तुरंत ही यहाँ लू के रूम में आ जाती है और उसे इस बारे में पूछने लगती है तो ये से मना करता है कि तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस ये सब मेरे साथ सोने के लिए कर रही हो। तो शॉ कहती है कि आपने मेरी इतनी बड़ी मदद करी हो इसलिए मैं आपके लिए ये करने के लिए तैयार हूँ।
पर लू मना कर देता है कि मुझे ये सब नहीं करना और वो इसे अपने रूम से बाहर निकाल देता है। फिर शाओ इस बारे में मेड को बताती है कि वो तो मुझे टच करना ही नहीं चाहता है। तो मेड कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है। जब भी मिस्टर लू के ऊपर वो जहर का अटैक होता है तो फिर वो पूरे वीक हो जाते हैं और कुछ भी कर नहीं पाते। तो तुम उसी वक्त का फायदा उठाना और इनिशिएटिव लेना। यहाँ पर हम देखते हैं कि लू का असिस्टेंट भी उसे समझा रहा होता है कि बॉस ऐसा मत करो, आपको अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए अपनी जान को ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। तो लू अपने असिस्टेंट की बात नहीं मानता और उसे चिल्लाकर रूम से बाहर निकाल देता है। और फिर यहाँ वो काफी वीक हो चुका होता है मुंह से खून निकलने की वजह से। और तभी यहाँ रूम में शाओ आ जाती है और वो लू से कहती है कि प्लीज मुझे अपना एंटीडोट बना लो और मुझे ये करने दो। और फिर वो लू को किस करने लग जाती है। तो लू भी इसे किस बैक करता है और वो सारी चीजें याद करने लगता है कि कैसे वो उसकी जान बचाने के लिए मास्टर के पास गई थी और कह रही थी कि वो उसका हस्बैंड है, तो इसलिए वो उसे ठीक करना चाहती है। फिर लू ये याद करते के साथ ही शाओ से दूर हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे याद आया, मुझे जरूरी काम है, तुम अपना रेस्ट करो। ऐसा बोलकर जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है और फिर अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे कहता है कि मुझे जल्दी से मास्टर के पास लेके चलो। और फिर लू यहाँ मास्टर से पूछने लग जाता है कि क्या आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। तो मास्टर कहता है कि सच में इसका कोई और रास्ता नहीं है और अब वो लड़की तो मिल भी गई है ना, तो आखिर आप क्यों नहीं सुन रहे। तो फिर लू कहने लगता है कि मैं शाओ को मरने नहीं दे सकता हूँ, तो मास्टर प्लीज आप कोई और रास्ता ढूंढो, आप चाहो तो बदले में मेरे सारे पैसे ले लो, लेकिन आपको कैसे भी करके कोई और रास्ता ढूंढना ही होगा। और फिर लू यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शाओ यहाँ पर इसी बारे में सोच में लगी होती है कि लू तो उसे बिल्कुल भी टच नहीं करने दे रहा है, तो आखिर ये उसके पास कैसे जाएगी। फिर इतने में यहाँ पर एक गार्ड आया होता है और वो शाओ को बताने लगता है कि लू की स्टेप मॉम ने उसे ओल्ड हाउस में मिलने के लिए बुलाई है। तो फिर शाओ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी मेड उसे समझाती है कि वो वहाँ पर जाए तो थोड़ा केयरफुल रहे क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं है। और फिर शाओ के यहाँ से जाते ही मेड तुरंत ही इस बारे में लू को कॉल करके बता देती है कि शाओ ओल्ड हाउस गई हुई है। फिर हम देखते हैं कि लू यहाँ अपनी मीटिंग छोड़कर तुरंत ही शाओ के लिए यहाँ से निकलता है। फिर शाओ जैसे ही लू की स्टेप मॉम के घर पहुंचती है तो यहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर शाओ को देखते ही कहने लगता है कि अच्छा तुम ही वो लड़की हो जिसने उस मरने वाले बंदे से शादी करी हुई हो। तभी यहाँ स्टेप मॉम आ जाती है और अपने बेटे को चिल्लाती है कि तुम आखिर अपनी सिस्टर इन लॉ से कैसे बात कर रहे हो। फिर ये शाओ के सामने अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही होती है। इसके बाद ये पूरी फैमिली जब साथ में बैठ के लंच कर रहे होते हैं तभी ये लोग पूरी फैमिली के सामने शाओ की बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लग जाते हैं। और फिर यहाँ पर लू का स्टेप ब्रदर तो शाओ को बहुत ही ज्यादा बुली करने लग जाता है और उसे मारने लग जाता है और लू का इसके ऊपर बदला निकाल रहा होता है और वो इसे पकड़ के जबरदस्ती उसे गंदा पानी पिलाने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी इतने में लू यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और अपने स्टेप ब्रदर को चिल्लाने लगता है कि क्या अब तुम्हारा बस हुआ। और फिर वो जल्दी से शाओ को उठाने में हेल्प करता है और अपने स्टेप ब्रदर का गला दबाने लगता है। तो फिर इसकी स्टेप मॉम चिल्लाती है कि आखिर तुम्हारे भाई ने क्या ही गलत किया है। तो लू कह देता है कि अभी मैं मरा नहीं हूँ और मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे भाई को नहीं मिलेगी बल्कि मेरी वाइफ को मिलेगी। स्टेप मॉम कहती है कि तुम एक आउटसाइडर लड़की के लिए हमसे ऐसी बदतमीजी से बात करोगे। तो फिर लू कह देता है कि ये मेरी वाइफ है और आप लोग इसे ऐसे बुली नहीं कर सकते। और फिर लू गार्ड से कहकर स्टेप मॉम और अपने स्टेप ब्रदर को अच्छे से सबक सिखाने के लिए बोल रहा होता है और इन लोगों को वार्निंग भी दे रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर लू की ग्रैंडमा आ जाती है और पूछने लगती है कि ये सब क्या झगड़ा चल रहा है। तो फिर स्टेप मॉम उन्हें लू के बारे में कंप्लेन करने लग जाती है कि कैसे वो यहाँ अपनी फैमिली के साथ इस तरीके से कर रहे हैं और एक आउटसाइडर लड़की को अपना समझ रहा है और अपनी फैमिली को गैर। तो ग्रैंडमा तो यहाँ स्टेप मॉम को चिल्लाती है और लू की साइड लेती है और शाओ से सॉरी कहती है कि हमारी फैमिली में तुम्हें ये सब सहना पड़ा। तभी लू शाओ से कहता है कि तुम कितनी बुद्ध हो, तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें किसने बोला था यहाँ पर आने के लिए। फिर ग्रैंडमा कहने लगती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को जल्दी से घर लेके चलो। तो लू जल्दी से शाओ को उठा लेता है क्योंकि वो बेहोश हो रही होती है। तभी स्टेप मॉम कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस लड़की को प्रोटेक्ट कर लोगे, जब तुम मर जाओगे ना तो हम इस लड़की से अच्छे से बदला लेंगे। तो फिर लू ये सुनकर और गुस्सा होता है और गार्ड से कहता है इन दोनों से निपटने के लिए। तो फिर गार्ड्स इन दोनों को पकड़ के लेके जा रहे होते और ये लोग कहते हैं कि तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम लोग ने जो किया है ना उसी का नतीजा मिल रहा है। फिर घर में हम देखते हैं कि शाओ के लिए मेड यहाँ पे नूडल्स लेकर आती है और बताती है कि लू ने इसके लिए स्पेशली ये खाना प्रिपेयर करने के लिए बोला था। फिर शाओ सोच रही होती है कि वो मेरी कितनी ज्यादा केयर करता है तो मुझे भी उसे रिपे करना चाहिए। फिर यहाँ पे लू को फिर से अटैक आ रहा होता है और शाओ यहाँ पर आ जाती है उसकी हेल्प करने के लिए, पर लू उसे तुरंत ही रूम से बाहर जाने के लिए बोलता है। तो वो कहती है कि आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं लेना चाह रहे हो।
तो लू कह देता है कि मैंने बोला ना मुझसे दूर रहो, और अब से तुम गेस्ट रूम में रहोगी और मेरे नजदीक आने की सोचना भी मत। तो शाओ सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ तरीका निकालना होगा इसके साथ सोने के लिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ एक मेडिकल स्टोर गई होती है और फिर वो यहाँ से लू के लिए ड्रग खरीद लेती है, और फिर वो यहाँ लू के रूम में पहुंच जाती है नाइट ड्रेस पहनकर उसे सेड्यूस करने, और तुरंत ही उसे किस करने लगती है ताकि उसकी लिपस्टिक में जो ड्रग है उसका असर हो। तो फिर लू इसे चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे ड्रग दी हो। तो शाओ कहती है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, तुम खुद इनिशिएटिव नहीं लेते इसीलिए मुझे तुम्हें ड्रग देना पड़ा, और मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूंगी तभी तुम्हारी जान बच पाएगी, और मैं तुम्हें ठीक करना चाहती हूँ। और फिर वो इसके पास आने लगती है तो लुई से दूर करता है और कहता है कि मैंने मना किया ना, तुम नहीं जानती हो, तुम मर जाओगी। तो शाओ कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये ड्रग बहुत ही हार्ड है लेकिन तुम फिक्र मत करो। फिर यहाँ पर लू भी काफी ज्यादा नशे में हो जाता है और तुरंत ही शाओ को किस करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि लू सपने में शाओ को मरे हुए देख रहा होता है कि कैसे उसके ऊपर सारा खून लगा हुआ है और वो उसे गुड बाय करके जा रही है। फिर जैसे ही सपना देखकर उठता है तो वो शाओ के लिए बहुत ज्यादा फिक्र करने लगता है और उसे आवाज दे रहा होता है, पर वो पूरे घर में नहीं होती है। तो ये तुरंत ही असिस्टेंट को कॉल करता है और तभी असिस्टेंट से बताता है कि शाओ को कुछ भी नहीं हुआ है, वो जिंदा ही है, और उल्टा वो तो कॉलेज गई हुई है अपना डिप्लोमा लेने के लिए। फिर ये तुरंत ही असिस्टेंट को कार लाने के लिए बोलता है कि मैं भी यूनिवर्सिटी जाऊंगा, और फिर लू यहाँ कार में शाओ को कॉल भी लगा रहा होता है पर उसका कॉल लगता ही नहीं है। तो ये असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी कार चलाओ। फिर हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज में होती है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है। तो शाओ सोचती है कि या मैं बीमार हो गई हूँ। वो डिसाइड करती है कि पहले मैं अपना डिप्लोमा ले लूँ फिर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी चेकअप के लिए। तब यहाँ पर कुछ लड़कियां शाओ को देखकर बातें करने लगती है कि यही वो शेमलेस लड़की है ना जो किसी ओल्ड मैन को फंसाई हुई है। सच में पैसों के लिए लोग तो कुछ भी करते हैं, देखना वो बंदा जैसे ही इसे यूज करके थक जाएगा तो इसे फेंक देगा। शाओ ये सुनने के बाद इन लोगों से कहने लगती है कि तुम लोग मेरे बारे में ऐसा क्या बोल रहे हो, मैंने किसी शुगर डैडी को नहीं रखी हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि तुम जैसी डिस्गस्टिंग लड़की की फोटो सब जगह फैली हुई है, ये खुद ही देख लो। तो शाओ देखती है कि बोर्ड पर उसकी और लू की फोटोज लगी हुई है, ये जल्दी से उन्हें निकालने लगती है और फिर वो वॉशरूम के डस्टबिन में ये सारी फोटो को फाड़ कर फेंक देती है और रो रही होती है। जैसे वो बाहर निकलती है तो यहाँ पर उसके क्लासमेट्स उसे बुली करने पहुंच जाती है और तभी यार लू का फोन भी आ रहा होता है, पर ये लोग जल्दी से शाओ से उसका फोन ले लेते हैं। तो शाओ इन लोगों से पूछती है कि तुम लोग आखिर मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो। तो ये लोग कहती है कि तुम जैसी शेमलेस लड़की को मिस्टर लू इतना सा दबाव दे रहे हैं जो कि तुम डिजर्व नहीं करती हो। तो शाओ इन लोग को बताती है कि तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं मिस्टर लू की वाइफ हूँ और वो मेरा हस्बैंड है। तो ये लोग बिलीव नहीं करते और कहते हैं कि कितना बड़ा झूठ कह रही हो तुम, मिस्टर लू आखिर तुम जैसी इसे कैसे शादी कर सकते हैं। और फिर शाओ यहाँ पर इतना बीमार हो रही होती है तो ये लोग को लगता है कि तुम बस एक्टिंग कर रही हो ना। तभी हम देखते हैं कि लू यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ कॉलेज पहुंच जाता है और वो देखता है कि बोर्ड्स पर उसकी और शाओ की सारी फोटोज लगी हुई है। ये देखकर वो और गुस्सा होने लगता है और तुरंत ही शाओ को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर ये तीनों लड़कियां मिलकर शाओ को बुली कर रही होती है, पर फिर शाओ के मुंह से बहुत ज्यादा खून आता हुआ देखकर और उसे बेहोश होता हुआ देखकर ये तीनों ही डर जाती हैं कि कहीं ये मरने वाली तो नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर लू पहुंच जाता है और वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। तभी ये तीनों लड़कियां बहाना करने लगती है कि हमने कुछ नहीं किया। तो लू गुस्से में अपनी गार्ड से कहता है कि इन तीनों को सबक सिखाओ, और फिर लू यहाँ शाओ के साथ हॉस्पिटल में होता है। तभी यहाँ मास्टर आ जाते हैं और लू उनसे कोई सॉल्यूशन पूछने लगता है कि शाओ की जान कैसे बचेगी। तो मास्टर कहते हैं कि इसको तुम्हारे खून की जरूरत है, तुम्हारे थोड़े से खून से वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा खून निकालते वक्त। तो भी लू कहता है कि मुझे इस दर्द की कोई नहीं पड़ी, बस शाओ ठीक हो जाए। फिर मास्टर तुरंत ही उससे नीडल लगाकर खून ले लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि शाओ को यहाँ होश आ जाता है और वो लू का हाथ पकड़ के उसे सोते हुए देख रही होती है। तभी इतने में लू उसके बारे में सपना देखकर उठ जाता है और फिर वो शाओ की फिक्र करने लगता है। तो वो कहती है कि मिस्टर लू आप मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहता है कि अब हम घर चलते हैं। फिर लू शाओ को घर लाने के बाद उससे किस करने लग जाता है और उसे अपना जेट देता है और फिर दोनों यहाँ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ यहाँ इन लोग के घर आई होती है। तो शाओ ने देखकर पूछ लगती है कि ग्रैंड माँ आप यहाँ पर कैसे। तो ग्रैंड माँ बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लोग को देखने के लिए आई हूँ और साथ ही बेस्ट डॉक्टर्स को लेकर आई हूँ ताकि ये तुम्हारा चेकअप करे कि तुम ठीक हो कि नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे लू यहाँ घर पे आता है तो ग्रैंड माँ उसे चिल्लाने लगती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग का अच्छे से ख्याल रखो, इसे कोई भी तकलीफ मत पहुंचाना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और अब मैं यहीं पे रहूंगी कुछ दिन तुम लोग के ऊपर नजर रखने के लिए। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन ऐसे बीत जाता है और लू शाओ का अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। तभी शाओ को यहाँ वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है तो ग्रैंड माँ तुरंत ही डॉक्टर्स को उसका चेकअप करने के लिए बोलती है और फिर डॉक्टर्स इन लोग को गुड न्यूज देते हैं कि शाओ प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर यहाँ पे ग्रैंड माँ तो बहुत ही खुश हो जाती है कि अब उन्हें ग्रैंड चिल्ड्रन मिलने वाले। तभी इतने में शाओ को बहुत ज्यादा ही पेन फील होने लगता है
और वो बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद मास्टर यहाँ पर लू को बताता है कि शाओ की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है और वो बच्चे की वजह से मर भी सकती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर शाओ को होश आता है तो लू से समझाने लगता है कि अभी हमें बेबी की क्या जरूरत है, देखो अभी तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी तो हम बेबी का सोच लेंगे। तो शाओ कहने लगती है कि तुम तो बेबी की गुड न्यूज सुनकर इतने खुश थे, तो अब क्या हो गया। वो लू से कह देती है कि मैं ये बात नहीं मानने वाली हूँ, मुझे ये बेबी चाहिए और मैं इसे दुनिया में ला के रहूंगी, और फिक्र मत करो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ और मैं भी काफी थकी हुई हूँ, तो तुम बाहर जाओ। तो फिर लू बाहर चला जाता है और तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके कुछ लड़कियों का अरेंजमेंट करने बोलता है और फिर उसका असिस्टेंट लड़कियों को लेकर घर पहुंचता है। तो लू उनमें से एक को सिलेक्ट कर लेता है। फिर लड़की यहाँ पर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है तो लू उसे गुस्से में देखता है और कहता है कि तुम्हारा काम होगा बस मेरी लवर बनने का, प्रिटेंड करने का, और मैं तुम्हें एक दिन का 3 मिलियन दूंगा, तो अपना काम अच्छे से करना। और फिर लू इस लड़की को लेकर घर पहुंच जाता है और शाओ को दिखाने के लिए उसके साथ मिलकर रोमांस करने की एक्टिंग कर रहा होता है। शाओ ये देखकर काफी शौक होती है और वो लू के पास आकर ये सब देखने लगती है। तो लू कहता है कैसा देख क्या रही हो। शाओ कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे इस बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। तो लू कहता है कि इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ है ही नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था और वैसे भी मैं बहुत ही अमीर हूँ, मैं कितनी भी सारी लड़कियों के साथ खेल सकता हूँ। शाओ ये सुनकर गुस्सा होती है और तुरंत ही इसे थप्पड़ लगा देती है। तो लू इसे कहता है कि तुम मेरे ही घर पे रहकर क्या अपने आप को इस घर की ओनर समझ रही हो। तो शाओ कहती है कि एक तो तुमने मुझे चीट किया और मेरे यहाँ पे रहते ही तुम यहाँ किसी और लड़की को ला रहे हो। तो लू कहता है कि मैं लाऊंगा, और एक क्या मैं तो बहुत सारी लाऊंगा और कितनी भी ला सकता हूँ। तो फिर शाओ कहती है कि मुझे अब तुमसे डिवोर्स लेना है। तो लू भी कह देता है कि ठीक है। फिर वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और फिर लू गुस्से में इस लड़की को अपने से दूर होने के लिए बोलता है और फिर वो यहाँ शाओ के रूम में आ जाता है और शाओ से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें रिमाइंड करवाने के लिए आया हूँ कि डिवोर्स के बाद तुम इस बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकती हो। तो शाओ कहती है कि ये मेरा बच्चा है और मैं इसे खुद पाल लूंगी, तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। तो लू कहता है कि मेरी फैमिली कभी इस नाजायज बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मेरी फैमिली की इससे बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए तुम इस बच्चे को नहीं रख सकती हो। तो शाओ फिर से इसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि ये मेरा बच्चा है और तुम होते कौन हो मेरे बच्चे को अबॉर्ट करवाने वाले। तुम फिक्र मत करो, इस बच्चे का तुम्हारी लू फैमिली से कोई लेना देना नहीं होगा और मैं इसका खुद ख्याल रख लूंगी, और बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें डिवोर्स एग्रीमेंट भिजवाती हूँ। ऐसा बोलकर वो अपना लगेज उठा के लेके चली जाती है और फिर लू सोच रहा होता है कि शाओ मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तो तुम मुझे ब्लेम मत करना। और फिर ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है और उसे शाओ के ऊपर नजर रखने के लिए बोलता है और पता करने के लिए बोलता है कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। फिर हम देखते हैं कि कुछ महीने ऐसे बीत जाते हैं और शाओ अपना सामान बेचकर गुजारा कर रही होती है। तभी इतने में लू यहाँ पर भी पहुंच जाता है और वो शाओ को 10 मिलियन देने का ऑफर करने लगता है कि इस बच्चे को मार दो, मैं तुम्हें बदले में पैसे दूंगा। पर शाओ इसे चिल्लाती है और कहती है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। फिर वो यहाँ से चला जाता है और तभी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड आकर शाओ को मना करने लगता है कि वो यहाँ पर अपनी चीजें नहीं बेच सकती है और उसके खिलाफ किसी ने रिपोर्ट किया है। तो यहाँ शाओ समझ जाती है कि जरूर इसके पीछे लू का हाथ है। वो सोचती है कि आखिर वो मेरे साथ इतना ज्यादा क्रूएल क्यों बन रहा है। फिर हम देखते हैं कि अस्टिन यहाँ पर लू को बता देता है कि उसका काम हो गया। फिर हम देखते हैं कि शाओ अपनी मॉम के साथ रोड के पास वेजिटेबल्स बेच रही होती है। तभी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आकर फिर इन लोगों को यहाँ से बेचने के लिए मना कर देता है और शाओ देखती है कि लू यहाँ से अपनी कार से जा रहा है तो ये सोचती है कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। फिर ये डिसाइड करती है कि वो चाहता है ना कि मैं मर जाऊँ, तो ठीक है अब मैं उसकी विश पूरी करूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू यहाँ पर कुछ भी खा पी नहीं रहा होता है और मेड भी उसे समझाने लगती है कैसे उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, पर लू नहीं सुनता और वो बस सोच में होता है कि उस बेबी की वजह से शाओ की कंडीशन कहीं और खराब ना हो जाए और उसे कुछ हो ना जाए। इतने में उसका असिस्टेंट आकर उसे बैड न्यूज देता है कि बॉस आपकी वाइफ मर गई है। ये सुनकर लू तो शॉक हो जाता है और फिर वो तुरंत ही यहाँ शाओ के घर पहुंचता है जहाँ पर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और फिर लू यहाँ पर शाओ की बॉडी देखना चाह रहा होता है। तो असिस्टेंट कहता है कि उसकी वाइफ ने मरने से पहले बोल कर गई है कि उसकी बॉडी चाहे कोई भी देख सकता है लेकिन लू नहीं, वो उससे बहुत नफरत करती है। फिर लू ये जाने के बाद बहुत ही रोने लगता है कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया हूँ। फिर वो यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ही 5 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर सॉक्स बेच रही होती है और तभी लू कार से जाते हुए उसे देख रहा होता है और सोचता है कि काश अगर मेरी बच्ची जिंदा होती तो वो भी शायद इतनी बड़ी होती। तभी अस्टिन कहने लग जाता है कि बॉस अब आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, फिर आपका भी बेबी आ जाएगा। तो ये सुनते इसके साथ ही लू से चिल्लाता है और फिर वो याद कर रहा होता है मास्टर ने उसे बताया था कि अब उसकी बीमारी ठीक हो चुकी है। लेकिन लू तो इस बात से अपसेट होता है कि शाओ तो अब इस दुनिया से जा चुकी है और वो सोच रहा होता है कि मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। तभी ये बच्ची यहाँ पर आकर लू से कहने लगती है कि अंकल क्या आपको स्कार्फ खरीदना है।
तो लू सोच लगता है कि ये बच्ची बिल्कुल शॉ की तरह दिखती है। और फिर तभी इतने में ये बच्ची लू को डैडी कहने लग जाती है, तो वो काफी शॉक होता है और कहता है कि वैसे मैं तुम्हारे सारे स्कार्फ खरीदने के लिए तैयार हूँ, और वो इसे पैसे दे देता है। तो ये बच्ची उसे थैंक यू डैडी बोलकर चली जाती है। और फिर ये बच्ची जब यहाँ पैसे काउंट कर रही होती है तो उसकी मम्मी यहाँ पर आ जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि शाओ है। फिर वो अपनी बेटी लिली से पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लिली कहती है कि मम्मी देखो डैडी कार से जा रहे हैं। तो जैसे ही शाओ यहाँ लू की तरफ देखती है तो वो उसे देखकर शॉक हो जाती है और अपना चेहरा छुपाने लगती है, पर लू ने भी उसे देख लिया होता है। तो वो जल्दी से अपने असिस्टेंट को कार रोकने के लिए बोलता है। फिर जब तक वो कार से बाहर आता है तो वो देखता है कि शाओ और लिली यहाँ पर होते ही नहीं है और वो लोग जा चुके होते हैं। फिर ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट को उस बच्ची को ढूंढने के लिए बोलता है, क्योंकि लू को शक हो जाता है। और फिर लू का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि उस बच्ची के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं चला। तभी इतने में लू को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुम अब 34 साल के हो गए हो और अब तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन कैसे मिलेंगे। तो लू कहता है कि ग्रैंडमा अच्छी तरीके से जानती है कि मेरी वाइफ शाओ है और उसके अलावा कोई और मेरी वाइफ नहीं बनेगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि देखो अब वो मर चुकी है और मरे हुए जिंदा नहीं होते, तो चुपचाप से मेरी बात सुन लो और मैं तुम्हारे लिए जो ब्लाइंड डेट अरेंज कर रही हूँ उससे शादी कर लो। तो फिर लू मना कर देता है कि ग्रैंडमा अभी मैं बिजी हूँ, तो हम बाद में बात करते हैं, और ऐसा बोलकर वो कॉल कट करता है। और फिर तुरंत ही अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम देख क्या रहे हो, जल्दी से उस बच्ची को ढूंढने जाओ। फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट को यहाँ पर लिली दिख जाती है और वो तुरंत ही लू को कॉल करके इस बारे में बता देता है कि बॉस वो बच्ची मिल गई है। फिर लू भी यहाँ पर पहुंच जाता है और ये दोनों मिलकर देखते हैं कि लिली को यहाँ पर कोई बंदा किडनैप करके लेके जा रहा होता है। तभी लिली यहाँ इस बंदे को दांत से काटती है तो ये गुस्सा होने लगता है कि बच्ची तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, पर इतने में लू यहाँ पहुंचकर उसे रोक देता है। और फिर ये बंदा इसे कहता है कि तुम हो कौन। तो ये कहता है कि मैं इस बच्ची का डैडी हूँ। फिर जल्दी से लिली भी इसके पास आकर इसे डैडी कहने लगती है और पूछती है कि डैडी आपका नाम क्या है। तो लू से अपना नाम बताता है और मन में सोच रहा होता है कि काश ये मेरी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। फिर हम देखते हैं कि लिली यहाँ घर आकर जब खिलौने से खेल रही होती है तो शाओ से पूछती है कि तुम्हें ये सारे खिलौने किसने दिए। तो लिली कहती है कि मम्मी मेरे डैडी का नाम लू है ना। तो शाओ कहती है कि दोबारा उनका नाम मत लेना। तभी इतने में शाओ के मुंह से खून आ रहा होता है तो वो अंदर चली जाती है। फिर लिली यहाँ सोच रही होती है डैडी तो बहुत ज्यादा अमीर है, मैं उन्हें कहूंगी कि वो मम्मी की बीमारी को ठीक करने में हेल्प करे। फिर हम देखते हैं यहाँ लू की कंपनी में उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो उसे बार बार सेड्यूस करने के पीछे पड़ी होती है, पर लू से कोई भाव नहीं दे रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि सारे एम्प्लॉयज भी उस सेक्रेटरी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कितनी ज्यादा शेमलेस है। तभी हम देखते हैं कि लिली यहाँ लू की कंपनी के बाहर पहुंच जाती है और सोचती है कि डैडी की कंपनी तो कितनी बड़ी है। फिर ये अंदर जाकर स्टाफ से बताने लगती है कि मैं यहाँ पर अपने डैडी से मिलने आई हूँ, मेरे डैडी का नाम मिस्टर लू है। तो एम्प्लॉयज ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि मिस्टर लू की इतनी बड़ी बच्ची भी है, लेकिन उनकी तो शादी नहीं हुई ना। तो भी सेक्रेटरी कहने लगती है कि इस गरीब सी बच्ची को तुम लोग मिस्टर लू की बच्ची मत समझो, ऐसे कोई भी अरे गहरे उठ कर आएंगे और तुम लोग उन्हें क्या मिस्टर लू का रिलेटिव समझोगे। और फिर ये सेक्रेटरी इस बच्ची को समझाने लगती है कि बच्ची यहाँ पे फ्रॉड करने की एक्टिंग मत करो, पर लिली नहीं मानती और जाने की कोशिश करती है। तो सेक्रेटरी इसे नीचे धक्का दे देती है। तभी इतने में यहाँ पर लू आ जाता है और वो इसे चिल्लाकर तुरंत ही लिली को उठाता है। फिर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि बॉस तो कभी भी ऐसे किसी भी के भी साथ इतना अच्छा बिहेव नहीं करते, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में उनकी बच्ची है। फिर सेक्रेटरी भी सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पर लिली कहने लगती है कि डैडी मम्मी बहुत बीमार है, तो प्लीज आप उनका इलाज करवा दो। तो लू अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसकी मम्मी के बारे में पता करो और उसको रेस्क्यू करो। और फिर वो लिली से पूछने लगता है कि क्या तुम अम्यूजमेंट पार्क गई हो। तो लिली मना करती है। तो फिर लू कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तभी सेक्रेटरी कहने लग जाती है कि बॉस अभी आपको 3 बजे मीटिंग के लिए भी जाना है। तो फिर लू कहता है कि अभी मीटिंग के लिए टाइम है ना, और फिर वो लिली को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शाओ को यहाँ पे दर्द होने लगता है, तो वो तुरंत ही अपनी बेटी को दवाई लाने के लिए बोलती है। पर तभी वो देखती है कि यहाँ पर उसकी बेटी है ही नहीं, बल्कि उसने एक नोट लिख कर गई है जिसमें लिखा होता है कि मम्मी मैं डैडी को ढूंढने जा रही हूँ। तो फिर शाओ याद करने लग जाती है कि कैसे लू ने उसे कहा था कि उसकी फैमिली इस नाजायज बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करने वाली। फिर शाओ ये याद करके सोचने लगती है कि लिली अपने डैडी को ढूंढने गई है और अगर लू ने उसे पहचान लिया कि वो उसकी बेटी है तो कहीं वो उसके साथ कुछ कर न दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू तो यहाँ पर लिली के साथ अम्यूजमेंट पार्क में झूला झूल रहा होता है और फिर उसके गार्ड्स भी उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं कि उन लोगों ने भी प्रेसिडेंट को इतने दिनों बाद इतने ज्यादा खुश देखे। फिर यहाँ पर लू लिली को कैंडी भी दे रहा होता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाने लेके चलता हूँ। फिर वो इसे रेस्टोरेंट में ले आता है और बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है और पूछता है कि वैसे लिली तुम मुझे हमेशा डैडी क्यों कहती हो।
तो फिर लिली कहने लगती है कि मैंने आपका फोटो एक रेड कलर की बुक में देखी थी। तभी इतने में लू को कंपनी से कॉल आ जाती है कि उसे मीटिंग के लिए जाना होगा। तो फिर वो लिली से कह देता है कि मुझे जरूरी काम आ गया है। और फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि जैसे ही बच्ची खाना खा लेगी तो उसके घर तक उसे छोड़ देना। फिर हम देखते हैं कि शाव भी यहाँ लू की कंपनी पहुंच जाती है और एम्प्लॉय से पूछ लगती है कि क्या यहाँ पर कोई छोटी सी बच्ची आई थी। एक्चुअली मैं उसकी मम्मी हूँ और मैं यहाँ उसे लेने के लिए आई हूँ। तभी इतने में ये एम्प्लॉयज सारी बातें सुन लेते हैं और सेक्रेटरी कहने लग जाती है कि पहले एक छोटी बच्ची यहाँ पर फ्रॉड करने आई थी और लगता है अब उसकी मॉम यहाँ पर आ गई है। और फिर ये सेक्रेटरी शाह को भी बातें सुनाने लगती है और उसे कहती है कि प्रेसिडेंट की वाइफ को मरे हुए तो 5 साल हो गए, तो कहीं तुम अब उनकी एक्स वाइफ बनने की एक्टिंग करने तो नहीं आई हो। और फिर ये लड़की शाह को ढकेल देती है और कहती है कि यहाँ पर ये सब एक्टिंग करना बंद करो, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ जो कि अमीर लोगों को फंसाने के लिए आ जाती है। शाह कहती है कि मैं बस यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। तो फिर ये सेक्रेटरी से थप्पड़ भी लगाती है और कहती है कि निकलो यहाँ से। फिर इस एम्प्लॉय के कहने पर सेक्रेटरी गार्ड यहाँ पर आकर शाह को पकड़ के बाहर निकालने लगते हैं। तभी इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है और वो शाह के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप लोग मेरी मम्मी को ऐसे बुली नहीं कर सकते। फिर सभी एम्प्लॉय सोचने लग जाते हैं कि क्या सच में ये लड़की और ये बच्ची प्रेसिडेंट की एक्स वाइफ और उनकी बेटी है। तभी सेक्रेटरी सोचती है कि मैं इतने टाइम से बॉस की वाइफ बनने की कोशिश कर रही हूँ, तो आखिर ऐसे कैसे मैं उनकी एक्स वाइफ को वापस उनकी लाइफ में आने दूंगी। फिर शाह यहाँ पर क्लियर करती है कि मैं कोई मिस्टर लू की वाइफ नहीं हूँ और मेरी बच्ची का मिस्टर लू के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए प्लीज आप लोग हमें छोड़ दो और यहाँ से जाने दो। तो सेक्रेटरी कहती है कि मैं अच्छी तरीके से जानती थी कि तुम जैसे लोग बस यहाँ पर फ्रॉड करने आते हैं। और फिर सेक्रेटरी फिर से शाह को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि अपनी इस बच्ची को लेकर यहाँ से निकलो। पर तभी हम देखते हैं कि लिली यहाँ जल्दी से लू के पास आ जाती है और तभी लू भी उसके गले में अपना जेट देख लेता है और कहता है कि तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है। फिर वो बताने जा रही होती है कि इतने में असिस्टेंट आकर लू को बताने लगता है कि बॉस ये तो सच में आपकी ही बच्ची है और ये रही उसकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। लिली बताती है कि मेरी मम्मी का नाम शाह है। तो लू तुरंत ही पूछता है कि मम्मी कहाँ पर है। तो फिर लिली बताने लगती है कि वहाँ पर। फिर लू तुरंत ही भाग कर जाता है और तभी यहाँ पर ये सेक्रेटरी तो यहाँ शाह को भूली कर जा रही होती है। लू जल्दी से शाह का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। तो सेक्रेटरी कहने लगती है कि बॉस आप इन दोनों माँ बेटी से फूल मत बनो, ये दोनों बस फ्रॉड कर रही हैं और मैंने तो इन लोगों को यहाँ से निकालने के लिए पुलिस को भी कॉल कर दी हूँ। फिर लू इसे चिल्लाता है कि क्या तुम्हें मेरे हाथों मरना है। तो फिर सेक्रेटरी उल्टा शाह से कहने लगती है कि सुना मिस्टर लू ने क्या कहा कि अब तुम मरोगी। तो अस्टनी से थप्पड़ लगाता है और कहता है कि बॉस ने तुम्हें कहा है। और फिर लू ऑर्डर देता है कि इस लड़की को लेकर जाओ और इसे अरेस्ट करवाओ। फिर लू शाह से कहता है कि 5 साल बाद मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया और मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि सच में तुम ही हो। फिर वो उसे अपने साथ घर चलने के लिए बोल रहा होता है। तो शाह तुरंत ही उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ही रिडिकुलस बात कर रहे हो। अब हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है और हम दोनों सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंजर्स हैं। तो लू कहने लगता है कि मैंने जो किया हूँ वो गलत है पर मेरा वो सब करने का कुछ रीजन था। तो शाह कह देती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और वो अपने साथ लिली को यहाँ से लेकर चली जाती है। फिर एम्प्लॉयज बातें करने लगते हैं कि लगता है मिस्टर लू ने अपनी वाइफ को चीट करे हैं। फिर लू सोच रहा होता है कि मैंने फाइनली शाह को ढूंढ लिया, तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ उसे मनाने के लिए। दूसरी तरफ लिली शाह से पूछ रही होती है कि मम्मी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो फिर शाह कहती है कि हम लोग तुम्हारे डैडी से बहुत दूर जा रहे हैं। तो फिर लिली भी पूछने लग जाती है कि आखिर आप डैडी से इतनी नफरत क्यों करती हैं। तभी इतने में यहाँ पर लू अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और सभी गार्ड्स यहाँ पर शाह से कहने लग जाते हैं कि मैडम आपका वेलकम है और ये सारे गिफ्ट बॉस ने आपके लिए प्रिपेयर करे हैं। तो शाह कह देती है कि मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए और मैं कोई तुम लोग की मैडम नहीं हूँ। तो फिर लू यहाँ पर शाह को मनाने लगता है। तो शाह कहती है कि अब ये सब बंद करो और अब मेरे और मेरी बेटी के पीछे पड़ना छोड़ दो, क्या तुम हम दोनों को मार के ही दम लोगे। तभी यहाँ पर लिली लू को डैडी कहने लग जाती है। तो शाह से भी चिल्लाती है और कहती है कि ये तुम्हारे डैडी नहीं है तो उन्हें डैडी मत कहो। और फिर वो तुरंत ही लिली को यहाँ से लेकर चली जाती है। फिर हम यहाँ पर लू के स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा हो रहे होते हैं कि उनका प्लान खराब हो गया। एक्चुअली मुझे लू की सेक्रेटरी थी, वो इसी ने हायर करी थी ताकि वो लू के साथ अपना रिलेशन बनाए और इन लोग को प्रॉपर्टी लेने में हेल्प करे। पर सेक्रेटरी की वजह से सारा प्लान खराब हो गया तो ये लोग गुस्सा हो रहे होते हैं और तभी इन्हें ये भी पता लग जाता है कि शाह और उसकी बेटी वापस से लू की लाइफ में आ गए। फिर ये लोग यहाँ पर गार्ड्स भेज देते हैं जो कि यहाँ पर लिली और शाह को किडनैप करके लेके चले जाते हैं।
और फिर स्टेप मॉम लू को कॉल करके उसे धमकी देती है कि अगर वो चाहता है कि उसकी वाइफ और उसकी बच्ची जिंदा रहे तो वो सारी प्रॉपर्टी इन लोग के नाम कर दे। फिर यहाँ पर लू पहुंच जाता है शाओ और लिली को बचाने के लिए। वो कहता है कि मैंने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ले आया हूँ और साइन भी कर दिया हूँ, अब तुम लोग मेरी वाइफ और मेरी बच्ची को छोड़ दो। फिर जैसे यहाँ पर स्टेप ब्रदर ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पकड़ने जा रहा है, फिर जैसे ये स्टेप ब्रदर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट ले रहा होता है तभी इतने में शाह जल्दी से अपनी बेटी लिली को भागने के लिए बोलती है। तो फिर स्टेप ब्रदर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही शाह को चाकू मार देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं लू यहाँ पर शाह को घर ले आता है और मास्टर बताते हैं कि थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा कि तुमने मेरी बेटी का ये क्या हाल बना दिए हो, तुम तो मेरे सन इन लॉ बनने लायक हो ही नहीं। फिर लू अपसेट होकर बाहर चला जाता है, तभी लिली उसके पास जाती है और लू उसे अपनी पूरी स्टोरी सुना देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही शाह को होश आता है तो वो मास्टर से कहती है कि अब मैं कब यहाँ से जा सकती हूँ। तो मास्टर कहता है कि अभी उसे रेस्ट करने की जरूरत है। तभी लिली यहाँ पर उसके लिए फ्लावर लेकर आ जाती है। तो शाह उसे चिल्लाती है कि जरूर ये तुम्हारे डैडी ने दिया होगा ना, मैंने बोली थी ना कि उनकी चीजों का हाथ मत लगाना। तो फिर शाओ कहती है कि मम्मी मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो कि मुझे डैडी ने सुनाए थे। फिर वो इसे सब बता देती है जो कि लू ने बताया था। तो शाओ को पता लग जाता है और वो कहती है कि यानी मैं अगर तुम्हें इस दुनिया में लाती तो फिर मेरी जान को खतरा था, इस वजह से वो तुम्हें अबॉर्ट करना चाहता था, यानी कि वो ये सब मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा था। तो लिली हाँ कहती है और कहती है कि मम्मी मेरे साथ चलो। लू ने यहाँ पर शाओ को सरप्राइज देने की प्लानिंग किया होता है और फिर लिली कहती है कि डैडी जल्दी से मम्मी को सब बता दो। शाओ पूछती है कि लिली ने क्या जो भी बोली है वो सब सच है। तो लू कहता है कि हाँ और फिर लू शाओ को सॉरी कहने लगता है कि मैंने ये डिसीजन अपना अकेले ले लिया और मैंने ये सब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर वो रिंग दिखाते हुए शादी के लिए फिर से प्रपोज करने लगता है और कहता है कि तुम फिर से मेरी वाइफ बन जाओ। शाह कहती है कि मैं इतनी आसानी से हाँ नहीं बोलने वाली हूँ। तो फिर लू भी कह देता है कि जब तक तुम नहीं मानोगी मैं तुम्हें मनाता रहूंगा और फिर वो उसे किस करने लगता है और लिली के। और फिर यहाँ पर लिली भी बहुत ही खुश हो जाती है कि अब मुझे डैडी मिल गए। और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।